नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हिंद किसान के इस पेज पर। हम जो उस दिन एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है, जो सबकी ज़िंदगी को अफ़ेक्ट करता है, उस पर हम बातचीत करते हैं। हम बातचीत बातचीत करें, नवरात्रे के दिन है और जो प्याज़ के भाव हैं, उसने सबके आँखों में आँसू ला रखे हैं। सबको प्याज़ के जो दाम है, उससे बेहद चिंता हो रही है और हम हिंद किसान में जो किसान का पर्सपेक्टिव है, उसको भी सामने लाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ अशोक ठाकुर जी हैं, नेफेड के डायरेक्टर। हमारे साथ महाराष्ट्र से प्रकाश पोरे जी, जो कि पत्रकार हैं, और हरवीर जी हैं, हिंद किसान के एडिटर इन चीफ। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक जी, आपके पास आना चाहती हूँ। जो प्याज के भाव बढ़ रहे हैं, इसको लेकर नेफेड की किस तरह की स्ट्रैटेजी है? आपका कहना है कि बफर स्टॉक अच्छा खासा है और रबी के सीजन में किसानों से ठीक-ठाक भाव पर खरीदी हुई है। तो क्या कारण है कि अभी जो भाव जो है बेलगाम जा रहे हैं और आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है कि इसमें राहत मिल जाए? देखिए, नेफेड की जो भूमिका है वो पूर्ण रूप से किसान और उपभोक्ता के बीच में कड़ी का काम करने की है। हमारी जो प्रायोरिटी रहती है वो किसान को भी उचित दाम मिले और उसके साथ साथ उपभोक्ता का भी शोषण ना हो, तो दोनों बातों को लेकर बीच में काम करना। हमारी तैयारी पूरी है। अगर हम देखें पिछले वर्षों के मुकाबले में, तो मैं 2014, 15, 14 से नेफेड में, जब मेरा भारत सरकार नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद जब पदस्थापन हुआ, तो उसके बाद अगले ही वर्ष हमने एक बड़ा स्टिफ चैलेंज फेस किया था 2015-16 में। और उसमें प्याज आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था और उसके बाद हमने उसमें से सीखा। उसमें हम 2-2.5 हजार मीट्रिक टन प्याज ही बफर स्टॉक के रूप में क्रिएट करते थे। तो हमने धीरे धीरे उस क्षमता को बढ़ाया और पिछले वर्ष 57 हजार था, इस बार हमने 1 लाख मीट्रिक टन प्याज का बफर स्टॉक क्रिएट किया। तो नेफेड ने रबी सीजन में अच्छी तैयारी करी है। ये जरूर है कि खरीफ फसल में ये बरसात की वजह से प्याज काफी जो है फसल में खराबी आई है प्याज की, उसकी वजह से ये टेम्परेरी फेज है। लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। सरकार ने भी निर्यात पर पहले ही रोक लगा दी थी। अब स्टॉक लिमिट भी जो है उन्होंने तय कर दी है। मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि अब इस स्टॉक लिमिट जो तय करी है, इसके बाद वो अपने अपने राज्यों में कोई अगर काला बाजारी करना चाहे तो उसके ऊपर सख्त एक्शन लें। और इसके अलावा और भी कई मेजर्स केंद्र सरकार ने भी लिए। दोनों की मिलीजुली तैयारी है, नेफेड की भी तैयारी है और हमसे जो भी राज्य प्याज मांग रहे हैं हम उनको दे रहे हैं। दिल्ली में तो हम सफल के माध्यम से 21 रुपए में हम सफल को दे रहे हैं, वो 28 रुपए में आम उपभोक्ता को प्याज जो है वो मिल रहा है। तो इसी तरह अन्य राज्यों में भी ने भी मांग करी है, उनको भी हम दे रहे हैं। तो जी। मुझे उम्मीद है अगले 1-1.5 हफ्ते में जो है प्याज की कीमतें नियंत्रण में आ जाएंगी। ये बताइए सर कि इस सब के बीच जो ये 3 फैसले हैं, पहले एक्सपोर्ट पर बैन, उसके बाद जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसकी वजह से देश में इतना भूचाल जैसी स्थिति आई हुई है, 3 कृषि कानून, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेकर कुछ इतने ही कम समय में, 1 महीने के समय में ही हम वापस सरकार की तरफ से इस तरह का फैसला देख रहे हैं कि जो स्टॉक लिमिट है, उस पर अब मॉनिटरिंग होगी ताकि प्राइसेस ना बढ़े। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो प्लानिंग है, जो स्ट्रैटेजी है, सरकार की सोच है, उसको जमीन पर लाने से पहले एक ठीक सोच के साथ आना चाहिए था, जो इतने ही कम समय में इस फैसले को वापस उठाना पड़ा? हरवीर जी, आपसे इस पर एक तीखी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि इतने ही कम समय में कैसे इसको वापस लागू कर दिया गया? क्या ये कुछ और भी मतलब एक बड़ी जो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के फ्रंट पर सरकार की एक नाकामी को दर्शाता है? देखिए अनिका, एक तो जैसे अभी अशोक जी कह रहे थे कि नाफेड का क्या है। नाफेड फार्मर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हितों की उसको रक्षा करनी है, उनका संगठन है सहकारिता का। एक तो पहले मैं पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट ये है कि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम समेत 3 कानून बदले, मतलब 2 उसमें नए आए हैं और आवश्यक वस्तु अधिनियम को बहुत ही उदार किया। उसमें से तमाम सारी जो खाद्य उत्पाद हैं उनको, कृषि उत्पादों को बाहर किया। अब सवाल है कि
आपने जिस तेजी के साथ ये फैसला लिया था और कुछ महीने के अंदर मतलब संसद में पास हुए तो अभी 1.5 महीना ही हुआ है। उसके बाद आपको तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ गया और अगर ठीक से स्क्रूटनी की जाए, जो शर्तें तय की गई है उस कानून को बदलते वक़्त, कल का जो कदम है सरकार का स्टॉक लिमिट लगाने का, वो उन शर्तों को किसी तरह भी पूरा नहीं करता, हम्म, जो है। क्योंकि आपने हड़बड़ी में कानून बनाया, आपने नहीं देखा। ये एक चीज़ देखिए इंटरेस्टिंगली, जो लोग इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उसमें किसान संगठन भी लगातार ये कह रहे थे कि आपने जो ये कदम उठाया है, जिस तरह से कानून बदले हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो आपने इस तमाम चीज़ों को निकाला है, उसका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, उसका दुरुपयोग हो सकता है जी और नतीजा हमारे सामने है। बिल्कुल। दूसरे, जो सरकार का इंटेलिजेंस है, मार्केट इंटेलिजेंस और क्रॉप एस्टिमेशन, वो पूरी तरीके से नाकाम हुए हैं। ये हमारे साथ प्रकाश जी हैं भारत से, वो इस पे ज़्यादा प्रकाश डालेंगे जी कि फसल खराब हुई, बेमौसम की बारिश हुई, जो मानसून का लेट रेनफॉल हुआ है, उससे नुकसान हुआ बड़ा भारी। हमारे यहाँ वेदर वॉच ग्रुप एक है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, जो हर शुक्रवार को देश भर से आंकड़े इकट्ठे करके उनको जारी करता है। कितना रेनफॉल हुआ, कितना क्रॉप एरिया है, कितना फसल की क्या स्थिति है, कोई बीमारी तो नहीं लगी है, तमाम सारी चीजें। तो हम ये तो ढोल पीटते रहे कि खरीफ में इतना एकरेज बढ़ गया, मंत्री जी भी बयान देते रहे, सरकार भी प्रेस रिलीज जारी करती रही कि बहुत रिकॉर्ड हो गया, जी एकदम क्रांति हो गई। बट ये वो वेदरवाच ग्रुप नहीं बता पाया कि भाई फसल खराब हो गई है। हम्म, और जो मार्केट इंटेलिजेंस का जो सेक्शन होता है कॉमर्स कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में, वो ये नहीं देख पाया कि आपको क्या तैयारियां करनी है। जी अचानक एक सप्ताह के अंदर दाम बढ़े और फिर आपने ताबड़तोड़ फैसला लिया। करीब 10, 12, 15 दिन पहले आपने, हाँ इंटरेस्टिंगली, पहले जिस दिन ये कानून संसद में पास होता है उसी दिन आपने निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, किसानों को नुकसान हुआ उससे। तो वो कौन सा कंप्लायंस गजानन था? इथं बसून पूर्ण शूट कर. आप कहाँ ये फैसला करते हैं और किस तरीके से डिसीजन लेकर के, ना वो उपभोक्ता के हित में रह पाता, ना किसान के हित में रह पाता। एक बार तो ये सरकार को इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि गलती कहाँ हुई है। बिल्कुल। प्रकाश जी आपके पास आना चाहती हूँ। आप अपने अनुभव से बताएं, महाराष्ट्र में है प्याज के किसानों की जो हालत है इस वक्त, क्या स्थिति है? जो खरीफ की फसल जो कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जो ये बेमौसम बारिश से जिस तरह से बर्बाद हुई है, वो तो एक कारण है ही, लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं उस पर आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है, कई लोग बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन चुनाव से जुड़ा हुआ एक चाल भी हो सकती है, एक दाव भी हो सकता है सरकार का। आप कितना सहमत हैं इन सब चीजों से? देखिए अर्निका जी, आपने ऑलरेडी बोल दिया है कि प्याज की फसल किस तरीके से बर्बाद होगी. आपको तो पता है कि ये साल बारिश ने कितना कहर ढाया है. उसकी तो सारी मीडिया के ऊपर सब जगह पर शूटिंग आई है, सारा ये हुआ है. देखिए जो खरीफ का जो प्याज था वो तो करीब करीब 70-80% हमारा बर्बाद हो चुका. वो अच्छा, ऐसे कंडीशन में कि अभी वो हमको निकालना था 15-20 दिन के अंदर, उतने में पानी आ गया और पूरा का पूरा प्याज पानी के अंदर सड़ गया. और उसके बाद में क्या होता है कि ये खत्म होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि यानी ये सीजन खत्म होने के पहले हमारे पास में जो दूसरे बीज है वो हम लोग रेडी रखते हैं. तो वो जो बीज है वो हमारे बीज जो है वो यानी नर्सरी हम लगाते हैं उसके बारे में. तो नर्सरी जो लगाई थी हमने, वो नर्सरी भी पूरी की पूरी खत्म हो गई, क्योंकि वो जो नर्सरी रहती है दैट इज वेरी सेंसिटिव, वो तो पूरी नर्सरी खत्म हो गई. यानी रब्बी का जो क्रॉप है उसके लिए भी आज हमारे पास में कोई पर्याय नहीं बचा है किसानों के पास में. अच्छा, उसमें दूसरी बात क्या हुआ है कि वैसे तो किसान ने जो भी प्याज था वो तो ऑलरेडी उसके पास से बिक चुका है. ऐसा समझे कि 70% बिक चुका है और 30% किसान के पास में अभी बाकी है. ये कंडीशन है पहली बात तो. और उसके बाद में अभी जो नई फसल आने वाली है उसका हमारे पास में कुछ नहीं. अच्छा, उसके बाद में देखिए आपने ऑलरेडी जिसका जिक्र किया, हमारे मित्र जो है पत्रकार, उन्होंने भी उसका जिक्र किया. जो 3 कानून गवर्नमेंट ने लाए थे उसके बारे में तो ऑलरेडी देश भर के अंदर काफी हो हल्ला हो रहा है. और क्या होता है कि देखिए जिनको प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मालूम नहीं है, ऐसे लोग ये हड़बड़ी में कुछ कानून बनाते हैं और जिसको चीप पॉपुलैरिटी बोलते हैं, या कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना.
तो ऐसा है कि इनको जो बातें हैं, इनको एक्चुअली बिहार की जनता को खुश करना था, देखो महंगाई कंट्रोल में है। देखिए बात ऐसी है, पहली बात तो ये पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ महंगाई। महंगाई की डेफिनेशन यानी प्याज महंगा हो गया तो महंगाई। मुझे बताइए, जब शेयर मार्केट शूटअप होता है तो बड़ी देश के अंदर खुशी, सोने की जो होती है तो बोलते हैं सोने को चमक आ गई, और उसके बाद में जब कृषि उपज के भाव बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ गई। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। जो लोग, एक बात ध्यान में रखिए, जो लोग किसानों के आत्महत्याओं के बारे में आंसू रोते हैं ना, वो मगरमच्छ के आंसू है, क्योंकि वही लोग बाद में जाकर बोलते हैं कि महंगाई बड़ी बढ़ गई। और किस चीज की महंगाई? तो कृषि उपज की। मेरा ये बोलना है, देखो हमको ये बात पहले सोचना पड़ेगा, एक तो डिफिनेशन लेना पड़ेगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। एसेंशियल, पहली बात तो एसेंशियल है तो आवश्यक है, उसको जीवनावश्यक कहा गया। लाइफ लाइफ एसेंशियल कहां से आ गया भाई? उसको तो तुम आवश्यक बोलो ना, ठीक है आवश्यक है, लेकिन क्या मुझे बताइए, आपको पता है कि प्याज नहीं खाने से एक आदमी मरा? ऐसी कभी आपने न्यूज आपके चैनल में कभी छाप सके क्या आप? जी। कोई प्याज जीवनावश्यक है ही नहीं, आवश्यक भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात और दूसरे एंगल से लेता हूं मैं, अगर वो जीवनावश्यक है तो फिर आप उसके, अभी देखिए एक इंजेक्शन जीवनावश्यक है तो 5,000 रुपए का इंजेक्शन 40,000 में बिक रहा था, तो उस समय पे तो नहीं बोला क्योंकि वो जीवनावश्यक था ना। फिर अगर प्याज अगर जीवनावश्यक आपको लगता है तो औने पौने उसके दाम देना चाहिए। अच्छा, औने पौने का भी क्या मतलब? 100 और 125 रुपए किलो का अगर प्याज है, 1 किलो के अंदर करीब करीब 30 से 40 प्याज बैठता है, एक बात समझिए। तो कहने का मतलब एक प्याज कितने रुपए का हो गया? समझ लो बाजार में 100 रुपए में भी बिक रहा। हालांकि मेरे किसानों ने तो जो प्याज है वो 30-40 रुपए में बिका है। अभी भी आज कल लासलगांव मार्केट के अंदर 6,000 रुपए क्विंटल से, यानी 60 रुपए किलो से प्याज बिका है। तो कहने का मतलब 60 रुपए किलो से बिकने वाला प्याज अगर दिल्ली बंबई मॉल के अंदर अगर 100-125 रुपए में बिकता है, किसान की गलती थोड़ी है वो कि किसान को पैसा जा रहा है। अच्छा ठीक है, 100 रुपए में भी बिक रहा, यानी कहने का मतलब एक प्याज वो सामने वाले उपभोक्ता को 3 रुपए में मिला। तो एक सब्जी के अंदर कितना प्याज लगता भाई? एक प्याज लगेगा, 2 प्याज लगेगा, 6 रुपए का प्याज। उतने सब्जी को एक घर में 6 लोग खाते, यानी एक आदमी को प्याज की कीमत 1 रुपया आ गई। तो मुझे बताइए, बाकी चीजों के लिए इनकी कोई हो हल्ला होता नहीं है, और किसान का माल बढ़ गया है। मुझे बताइए, कोरोना वॉरियर, यानी किसान ने अशोक जी बेचारे ने से मरते पूछना है, मरते। अशोक जी ये जो दोहरी नीति जो सामने रख रहे हैं प्रकाश जी, ये बार बार जब कृषि फसल जो होती है उसको, उसकी महंगाई को लेकर इतना हो हल्ला मच जाता है, उपभोक्ता सेंट्रिक पॉलिसीज के नाते ताबड़तोड़ सरकार अपनी तरफ से एफर्ट्स करती है। अब आपने जो ये इंपोर्ट करने का फैसला किया है प्याज का, ये सोचकर कि उपभोक्ताओं को ठीक ठाक भाव मिल सके प्याज का, इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? क्योंकि कुछ ही दिनों में अपनी प्याज, जो अपने किसान है उनकी प्याज भी मार्केट में आ जाएगी। क्या ग्लट की जो सिचुएशन होती है, जरूरत से ज्यादा उपलब्धता, उसमें फिर भाव गिर जाएंगे, और ये साल दर साल की कहानी है, ये जो साइकिल है, इसको सरकार किस तरह से दुरुस्त करेगी? और दूसरी बात जो हरवीर जी ने सामने रखी कि जो एक डेटाबेस होना चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम, फूड मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल जी ने भी इस तरह का एक पोर्टल को लॉन्च किया था, जहां था कि टॉप जो होती है टमेटो, अनियन, पोटैटो, जिसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखा जाता है, उसमें हम उसकी जो प्राइसेस हैं उनको समय रहते मॉनिटर कर सकेंगे, और डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसे दुरुस्त कर सकेंगे। तो सरकार तमाम बातें करती है, लेकिन धरातल पर वो चीजें होती क्यों नहीं है? देखिए अनिका जी, पहली बात तो सरकार हमेशा तैयारी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से सरकार ने तैयारी करी है उसकी जानकारी भी सब लोगों को है। मैंने आपको प्याज के ही मामले में कहा, इस बार अगर सरकार 1 लाख मीट्रिक टन की खरीद नहीं करती तो जो लासलगाम में प्याज है उसके दाम बहुत ही कम थे, तो किसानों को काफी अच्छे दाम देने की हमने प्रयास किया और वो लोगों को मिले भी। अन्यथा हम नहीं होते तो शायद और ज्यादा किसान जो है वो स्ट्रेस में आता। और आज ये अगर 1 लाख मीट्रिक टन बफर स्टॉक 2000 से अगर पिछले 5 वर्षों में बढ़ा है, तो ये एक तरह से काम किया है। दूसरा क्या है कि बाकी सब चीजें मॉनिटर हो सकती हैं, लेकिन आपदा जो होती है, प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। अगर मिसमैनेजमेंट से रेट बढ़ते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उसमें उनको दोष रख सकता हूँ। लेकिन जब नेचुरल कैलामिटी कोई होती है, भारी बारिश हो गई, उसके कारण फसल खराब हो गई, उसमें सरकार भी चाहकर बहुत कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोई सरकार नहीं चाहती कि फसल खराब हो किसान की,
तो क्यों लेकिन उसके सरकार नहीं बाद बोलती है कि जब भाव बढ़े तो लोग खरीदो करके? नहीं, सुन लीजिए पहले। दूसरी बात जो है, अभी हम जिस प्याज की बात कर रहे हैं वो रबी की फसल का प्याज है, और रबी की फसल का प्याज जो है वो अप्रैल में आता है, और ज्यादातर किसान जो है वो अप्रैल मई में उसको बेच चुका होता है। और इसकी लाइफ भी 3 महीने से ज्यादा नहीं होती है। 3 महीने में भी ये 20% 15% के आसपास खराब होता है। अगर इसको हम थोड़ा और आगे ले जाते हैं तो ऐसा भी हमारा अनुभव रहा है कि 30-30 40-40% तक भी खराब हुआ है अगर ज्यादा लंबा उसको करते हैं। पिछले वर्ष ऐसा कुछ प्याज का स्टॉक में ऐसी दिक्कत आई थी हमको। जी। तो इसकी लाइफ मैक्सिमम 3 महीने है। तो ये जो जब रबी की फसल का जो प्याज है उसकी लाइफ खत्म होती है और खरीफ की फसल का जो प्याज आने का समय होता है, उसमें कभी कभी जो बारिश होने के बाद वो नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, आपदा की वजह से, बारिश की वजह से जो डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, उसके कारण कहीं ना कहीं प्याज के दाम शूट आउट करते हैं। उसमें सरकार की जिम्मेदारी सर, जो इसका बनती थी वो बफर स्टॉक चुनाव क्रिएट से करने भी की। जोड़कर देखते हैं क्या? जो बिहार में चुनाव है, कोरोना काल में पहला राज्य जहाँ चुनाव है, उससे जोड़कर देखते हैं क्या आप? इतना नहीं देखिए, एक्शन सडनली अपने ही इसी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पर जो बातें हुई, जो कानून आया, उसके तुरंत बाद 1-1.5 महीने में ये फैसला ले लिया जाता है, कुछ चुनाव से भी प्रभावित है क्या? नहीं देखिए, ये कोई इस वर्ष नहीं, पिछले वर्ष भी ऐसी परिस्थिति बनी थी और भारी बारिश की वजह से जी। 50% से ज्यादा फसल खराब हुई थी। कई कई जगह तो 70% तक फसल खराब हो गई थी। उसके कारण शॉर्टेज क्रिएट हुई थी। पिछले वर्ष इंपोर्ट भी किया गया था। स्टॉक लिमिट सभी सभी जो वही सरकार के सारी पास जो चीज पिछली बार भी इंपोर्ट किया गया, जब तक वो आई तब तक अपनी प्याज भी आ गई। इस बार भी यही स्थिति कुछ बनती नजर आ रही है। हरवीर जी, इस पर कुछ नहीं नहीं रोशनी डालिए। नहीं, मैं इसमें थोड़ा मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी, बात तो करिए। मेरा ये कहना है कि पिछले वर्ष भी पिछले वर्ष तो कोई इलेक्शन नहीं था, उसके बावजूद भी हमने सब कदम उठाए थे, सरकार ने सब प्रिकॉशंस लिए थे, इस वर्ष भी ले रहे हैं। और इस पर लगातार मॉनिटरिंग चलती है। ऐसा प्रयास हमारा होता है कि ऐसी ना हो कि किसान की फसल आने के समय पर हम इम्पोर्ट करें, लेकिन कभी अब कभी जब ज्यादा फसल दबाव आ में। जाएगी और बाहर से इंपोर्टेड प्याज भी होगी, तो क्या सरकार गारंटी लेगी कि हम 20 रुपए प्रति किलो की दर से किसानों की प्याज को खरीदेंगे, उससे नीचे ना जाए? क्या इस तरह का कोई प्रावधान होगा? कोई गारंटी लेगी सरकार? हरवीर जी। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि इस वर्ष भी जो फसल हुई थी, तो रबी की फसल में मार्केट इंटरवेंशन से हमने 1 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदा किसानों से सीधा। तो ये उसी पर्पज के लिए किया गया था, आगे भी रहता है। और मैं एक अंत में अपनी बात ये जरूर कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार के पास सब कानून होने के बावजूद आपदा के समय में कुछ शक्तियां निहित रहती हैं और सामान्य परिस्थितियों में उनका प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अभी जो स्टॉक लिमिट लगाई है वो वैसी ही परिस्थिति क्रिएट हुई है, और सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है उसका निर्वहन करते हुए ये स्टॉक लिमिट कालाबाजारी रोकने के लिए जो लगाई गई है या ये इम्पोर्ट अच्छी बात को है किसानों के लिए, किया है। किसान तो लेकिन इससे खुश होंगे। मैं एक बार ये हरवीर जी का इस पर कमेंट लेना चाहूंगी, शायद वो आपसे कुछ पूछना भी चाहते होंगे। जी। हाँ जरूर जी। नहीं देखिए अनिका, एक तो ये सरकार को एडमिट करना चाहिए कि इनका जो एक एस्टिमेशन का बड़ा भारी प्रॉब्लम है। आप अभी तक ये नहीं देख पाते कि ओवरऑल प्रोडक्शन कितना है, देश में खपत कितनी है। अब ये पीयूष गोयल जी ने आगे ट्वीट कर दिया हम इंपोर्ट कर रहे हैं। भाई कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हो? कब तक इंपोर्टेड प्याज आ जाएगी? इंपोर्ट का एक तरीका होता है, कौन इंपोर्ट करेगा? एसटीसी करेगा, एमएमटीसी करेगा, नाफेड करेगा, पीईसी करेगा, कौन करेगा? कब टेंडर फ्लोट होगा? कौन से मार्केट में स्टॉक्स अवेलेबल हैं? टर्की में है, ईरान में है या कहीं और है? कितना टाइम लगेगा? किस दाम पे खरीदोगे? हमारे देश में क्या दाम है? क्या उससे महंगा आएगा क्या? तो ये एक मुसीबत ये हो गई आजकल। ट्विटर पे ही सरकार खेलती है, ट्विटर से ही सरकार चलाना चाहती है। आप मुझे बताइए, हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का मिनिस्टर का निधन हो गया। जी। उसका जिम्मा आपने एक ऐसे आदमी को दे दिया जिसके पास ऑलरेडी 3 बड़े मंत्रालय हैं। वो इंडस्ट्री देखे, कॉमर्स देखे, रेल देखे, फूड देखे। वो कहाँ उसको टाइम है इन सब चीजों का, और कहाँ से वो एक्सपर्टीज हो जाएगी उसकी? दूसरा पॉइंट ये है कि ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है, और क्यों सडनली कॉमर्स मिनिस्ट्री आकर के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन कर देती है? तब तो आपदा का ये आपने नहीं लगाया था, तब तो इसको इन्वोक नहीं किया था आपने। जब जिस दिन एक्ट पास किया उसी दिन आपने उसको एक्सपोर्ट बैन कर दिया। तो फार्मर्स के इश्यूज पे क्या है, मल्टीपल एजेंसीज काम करती है। कॉमर्स मिनिस्ट्री अलग काम करेगा, कंज्यूमर अफेयर्स करेगा अलग तरीके से, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अलग करेगी।
बताइए, किसान को कहते हैं कैसे किसान हितैषी फैसले ले सकेगी सरकार? मतलब है, इसको तो रिजॉल्व करो, इसका तो कोई कोऑर्डिनेशन अच्छा बनाओ पहले, और इसका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखो और उसमें किसान की भी राय लो, तब जाकर के कुछ रास्ता निकलेगा ना। आप तो टॉप आपका टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, इतनी बार प्रधानमंत्री जी बोल के चले गए, इतनी बार बजट में इसके ऊपर टॉप 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 पता नहीं क्या हो गया। वेयर इज द टॉप स्कीम? क्या टॉप कर रहे हैं उसमें? टॉप अभी प्रायोरिटी तक क्या? आगे सर अशोक जी। नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं हरवीर जी को बताना चाहता हूँ कि सरकार की एक कमेटी रहती है और वो इंटर डिपार्टमेंट सब सब मंत्रियों की कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के साथ काम करती है और उसमें सभी मंत्रालय इन्वॉल्व रहते हैं और वो हर लगातार उस पर मॉनिटरिंग होती है। ऐसा नहीं है सरकार के स्तर पर, और उसमें योजना आयोग के लोग भी रहते हैं, तो सबको मिलाकर रहता है और लगातार इस पर नजर रखी जाती है। अभी भी दामों को नियंत्रित करने के लिए जो भी फैसले लिए गए हैं वो उसी कमेटी के अंदर लिए जाते हैं और मंत्री जी भी जो है उसकी एडवाइस को मानते हैं। मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि सरकार तैयारी नहीं करती, सरकार ने तैयारी की है तभी तो इन सब चीजों पर फैसले लिए हैं। पर मैंने फिर से कहा आपसे कि क्योंकि अल्टीमेटली सब चीजें कंट्रोल की जा सकती है लेकिन ईश्वर के आगे किसी का बस नहीं चलता है। अगर कोई भारी बरसात, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे एस्ट्रोनॉट्स वो चांद पर पहुंच रहे हैं, मेरा ये कहना है कि सीधी सीधी अगर हम इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं तो हम उसी टेक्नोलॉजी को अपनी कृषि प्रधान देश में कृषि से रिलेटेड जो सारी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं उन सब में सुधार क्यों नहीं ला पाते? बार बार फसल बीमा की बात करेंगे, इसकी बात कीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी पॉलिसीज जो है हमारी डेटा लॉजिस्टिक्स, इस पर हम टेक्नोलॉजी का ठीक तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? हम साल दर साल अनिका जी, करते रहते हैं। बिल्कुल दोनों विधेयक जो लाए गए हैं वो उसी को ध्यान में रखकर लाए गए हैं। इन विधेयकों के आने के बाद जो मार्केट के जो कृषि क्षेत्र के अंदर जो निजी क्षेत्र का भी पैसा आएगा तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन उससे कारण होगा, जो एक बहुत जरूरत है आज किसान को। वो सब चीजें, एक कम्पिटिटिव मार्केट आएगी। तो मुझे लगता है इन विधेयकों का जो उद्देश्य है वो यही है और निश्चित तौर पर जब ये प्रभावी होंगे तो इन सब चीजों में आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। सर आपने बताया कि महाराष्ट्र में जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है प्याज को लेकर आप लोगों ने उसकी शुरुआत कर दी, जरा उस पर बताएं। और ये एफपीओज ऐसे कैसे काम करेंगे अगर इस तरह की अनिश्चितता की स्थिति बार बार साल दर साल खड़ी होगी तो कैसे? जूते खाने पड़ेंगे, जूते खाने पड़ेंगे ये एफपीओ को, अर्निका जी, इनकी पॉलिसी के कारण। यानी समझ लो मैं एक एफपीओ चलाता हूं और मैंने वो एफपीओ के कारण किसानों को बोल दिया कि मैं फलाने फलाने भाव में तुम्हारा तुअर या प्याज खरीदूंगा, और उसके बाद में गवर्नमेंट ने ऐसी नालायकी करके अगर उसके ऊपर ये लगा दिया, बैन लगा दिया, और उसके बाद में उसके क्या बोलते हैं उसका दाम गिर गए, तो जो फार्मर्स को मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं फलाने फलाने भाव में तुम्हारा खरीदूंगा, वो तो किसान आकर मुझे घर को आकर जूते मारेंगे कि पोरे जी आपने बोला था फलाने फलाने भाव में खरीदूंगा। Exactly. पहले यही प्रॉब्लम एक्सपोर्ट के साथ होती थी, अनिश्चितता, और अब यही चीज जो इतने धूम धड़ाके के साथ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है वो कैसे काम करेगी, उस पर थोड़ी इंफॉर्मेशन दीजिए अशोक जी। नहीं देखिए, ऐसा नहीं कहेंगे हम। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हमने बनाए हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो उसकी पहली मंडी का उद्घाटन हमने किया है और वो प्याज से जुड़ा हुआ ही है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसानों का संगठन है और नेफेड ने 100 मंडियों का भी उसमें एक जो कंसेप्ट लिया है उसमें एफपीओ को साथ में लेकर करने का लिया है। हमारा उसमें पूरा का पूरा ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो किसानों का होगा, वहां पर उसको डेवलप करेंगे और नेफेड उसमें एक बिजनेस पार्टनर की तरह काम करेगा। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लोकल लेवल पर जो भी डेवलप करेगी नेफेड उसमें सहयोग करेगी, उसको खड़ा करेगी, एफपीओ को भी बनाने में सहयोग करेगी, एफपीओ का आगे बिजनेस प्लान भी बनाने में सहयोग करेगी और बाद में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो 1 लाख करोड़ का है उसका भी यूटिलाइजेशन करेंगे और फूड प्रोसेसिंग, फूड चेन के जो और भी बहुत सारी योजनाएं हैं उनको साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं और ट्रेनिंग, इन सबको साथ में करके हम लोग जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हरवीर जी, हम एम्पावर करेंगे। इस तरह से क्या काम चल पाएगा? कभी हाँ कभी ना। नहीं देखिए अनिका, ये किसी भी बिजनेस में कंसिस्टेंसी चाहिए। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि एफपीओ जो फार्मर्स कलेक्टिव हैं वो किसानों के साथ, वो किसान ही आपस में मिलकर तय करेंगे कि हम इस बार ये फसल लगाएंगे, हमारा ये स्टॉक होगा, इस मार्केट में हम ले जाके बेचेंगे, हमें ज्यादा कमाई होगी, या हम स्टॉक बना के रखेंगे। दूसरे ये है कि
आपने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो लाइसेंसी होगा, वो एडवांस में दाम तय करेगा। तो आप बताइए कि अगर आपकी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ये दोनों लक्ष्य कैसे पूरा होंगे? हासिल होंगे सीधा। और जो अभी जो लिमिट लगाई है, उसमें एक एफपीओ अगर मान लिया, मैं कह रहा हूँ कि एक गाँव के में भी उसने पूरा प्याज उसके पास है, तो वो कैसे इस स्टॉक लिमिट में मेंटेन करेगा? उसको नहीं बेचना अभी, उसका अधिकार है, उसकी क्रॉप है। बट यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या होगा, बिकॉज़ एफपीओ विल बी ए कंपनी, ये देखना चाहिए हमें। किसान अपनी फसल को अपने पास रख सकता है, उस पे स्टॉक लिमिट नहीं लगा सकते। लेकिन एफपीओ इज ए कंपनी, वो ऑलरेडी ले चुका होगा उसे, उसके ऊपर ये लिमिट लागू होगी। अशोक जी, तो एक वो बात समझ कैसे बिजनेस लीजिए, अपॉर्चुनिटी लेगा? इन लोगों को कोई ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है। ये सारा एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के कायदा कानून बनाने वाले लोग हैं। 25 टन की इन्होंने अपर लिमिट बनाई है। 25 टन का जी, मतलब है सिर्फ 250 क्विंटल। हाँ, 250 क्विंटल प्याज तो मेरे जैसा एक छोटा किसान 1 एकड़ में उगा देता है। एक बात समझिए, 2 एकड़ में। तो ये क्या है कि जिनको जो जिनकी अकल मार खा गई है। और देखिए, अब ये नाफेड को अभी अर्निका जी बोल रही थी कि ये किसानों का हित ध्यान में रख के काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो नाफेड को इसके अंदर खुश होना चाहिए। किसानों के दाम बढ़ रहे हैं, किसान को 2 पैसे मिल रहे हैं, तो नाफेड ने इसके अंदर इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उसको उसके बाद में गवर्नमेंट को उन्होंने बोलना चाहिए कि सर प्लीज डोंट इंटरफेयर, किसानों को मेरे 2 पैसे मिल रहे हैं। तो यानी अगर महंगाई बढ़ रही है या समझ लो कोई शॉर्टेज हो रहा है और उसका फायदा किसानों को हो रहा है, जब देखिए दाम गिरते हैं ना, 5 रुपए में, 2 रुपए किलो में हम जब टोमेटो और प्याज बेचते हैं ना, तब ये नाफेड या ये कोई आते नहीं हमारी मदद के लिए। और ना ही गवर्नमेंट आती है, ना ही शहर में नहीं, रहने वाले लोग आते हैं। हम लोग आए, क्यों नहीं आए? आपकी बार मदद के लिए आए, और आप जितनी बड़ी अरे मदद मात्रा में। कर रहे क्या हैं, शायद आते उससे हो? ज्यादा मदद की दरकार है। फिलहाल मेरे पास टाइम की कमी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर मैं इस डिबेट नहीं को नहीं, पूरा करना नहीं नहीं चाहूंगी। अर्निका जी, और इन्होंने कोशिश सिर्फ करेंगे 1 लाख। कीजिए सर, अभी जूम का टाइम आउट हो रहा है। फिलहाल आप सभी से इजाजत लेनी पड़ेगी। इस पर और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सो दर्शकों, जी जी। फिलहाल इतना ही इस स्पेस पे। और ज्यादा खबर के लिए आप पढ़ते रहिए www.hindkisan.com। नमस्कार।